प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन किसे कहते हैं? नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देख लिया जाए, राम इज माई फ्रेंड। ये राम नाउन है, किसी का नाम है। राम रीड्स इन माई क्लास। राम मेरे क्लास में पढ़ता है, ये भी नाम है। राम इज अब्सेंट टुडे बिकॉज राम इज इल। यानी जहाँ जहाँ राम लिखा गया है ये सब नाम है। अगर इसको बोला जाए राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है, और यहाँ राम का नाम न लेके अगर बोल दिया जाए कि ही रीड्स इन माई क्लास, तो राम के स्थान पे ही का प्रयोग किया गया है, इसलिए ही प्रोनाउन कहलाएगा। अगर फिर बोला जाए राम इज अब्सेंट टुडे, राम का नाम न लेके बोल दिया जाए ही इज अब्सेंट टुडे, तो ही प्रोनाउन कहलाएगा। राम के नाम के स्थान पे ही का प्रयोग किया गया है, इसलिए ही को प्रोनाउन कहेंगे। और भी यहाँ पर लिखा जाए, जैसे राम इज इल, राम के स्थान पर लिख दिया जाए ही इज इल, तो ही प्रोनाउन कहलाएगा। यानी राम के नाम के स्थान पे ही का प्रयोग किया गया है, ही प्रोनाउन है। राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। ही रीड्स इन माई क्लास, वह मेरे क्लास में पढ़ता है। ही इज एब्सेंट टुडे, वह आज एब्सेंट है। बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है। जैसे और भी उदाहरण देख सकते हैं, राधा फेल्ड बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड। यहाँ पे देखा जाए, राधा फेल्ड बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड। राधा नाउन है, पर है कि राधा फेल हो गई क्योंकि वह शी डिड नॉट वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम नहीं की। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार पढ़ा जाए। प्रोनाउन के कुल 10 प्रकार पढ़ेंगे। किसी किताब में 8 दिया है, 9 दिया है, अधिकतम 10 प्रकार पढ़ा जाएगा। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा है इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। छठवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम या विभाजक सर्वनाम कर सकते हैं। सातवां है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, इसको आत्मवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। आठवां है इम्फैटिक प्रोनाउन, इसको दृढ़तावाचक सर्वनाम कह सकते हैं या बलदायक सर्वनाम भी कह सकते हैं। नौवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। 10वां है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयवाचक सर्वनाम। सबसे पहला नंबर है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। वे सर्वनाम जो वाक्य में व्यक्ति का बोध कराते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी वे प्रोनाउन जो व्यक्ति के बारे में बताएं, यानी जिससे व्यक्ति का बोध हो। जैसे लिख दिया जाए ही इज रनिंग, इसमें ही जो है किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, वह दौड़ रहा है, उसका नाम न लेके ही बोल दिया गया है, तो ही प्रोनाउन कहलाएगा। यानी इसे पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे क्योंकि यह किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पे प्रयोग हुआ है। जैसे और भी देखा जाए, दे आर प्लेइंग, इसमें जो दे लगा है ये किसी का नाम न लेकर के
उनके नाम के स्थान पे दे का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे दे जो है किसी व्यक्तियों के नाम के स्थान पे प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे या पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। जैसे और भी देखा जाए, सी राइट्स ए लेटर, इसमें सी किसी लड़की के नाम के स्थान पे प्रयोग किया गया है, यानी वह पत्र लिखती है, तो सी किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पे प्रयोग किया गया है। पर्सनल प्रोनाउन के तीन पर्सन होते हैं एवं तीन केस होते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है इसके तीन पर्सन होते हैं और तीन केस होते हैं। कौन कौन से होते हैं जिसको देख लिया जाए। तीन केस कौन कौन है? सबसे पहला सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, यानी सब्जेक्ट के स्थान पे अगर प्रोनाउन का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस कहा जाएगा। इसको नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग किया जाता है तो आई को मी लिखा जाता है, इसे ऑब्जेक्टिव केस कहा जाएगा। वी को अस लिखा जाता है, वी को यू ही लिखा जाएगा, ही को हिम लिखा जाता है, सी को हर लिखा जाएगा, दे को देम लिखा जाता है, इट को इट का इट ही रहता है, यानी यू का और इट का दोनों सेम रहेगा, एक ही रहेगा। इसका सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक ही रहेगा, यानी सब्जेक्ट के स्थान पे जब प्रयोग किया जाता है तब इसका प्रयोग किया जाएगा सब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग किया जाएगा तब ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। अगर इसी को अपना अपनी के लिए प्रयोग किया जाए तब उसे पॉजेसिव केस कहते हैं। और पॉजेसिव केस में भी दो हो जाएगा, एक हो जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा हो जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन। यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, जैसे मी का हो जाएगा माई, वी का अस का हो जाएगा आवर, यू का हो जाएगा योर, हिम का हो जाएगा हिज, हर का हो जाएगा हर्ष, हर का हर ही रहेगा, देम का हो जाएगा देयर, इट का हो जाएगा इट्स। यानी जब भी इनका प्रयोग किया जाएगा ये अपना अपने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे माइक मतलब मेरा, और मतलब हमारा, योर मतलब तुम्हारा, हिज मतलब उसका, हर मतलब उसका, ये हिज पुरुष के लिए लगेगा और हर स्त्री के लिए लगेगा, देयर मतलब उनका, इट्स मतलब इसका। यानी जब भी इनका प्रयोग किया जाएगा किसी न किसी नाउन के आगे प्रयोग किया जाएगा, और नाउन के आगे प्रयोग करने वाले शब्द को ही एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे माई फादर, आवर कंट्री, योर हाउस, जब भी प्रयोग किया जाएगा किसी न किसी नाउन के आगे ही प्रयोग किया जाएगा तब उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जब अकेले में प्रयोग किया जाता है, किसी नाउन के आगे नहीं प्रयोग करते हैं, तब माई को लिखा जाता है माइन, माई को माइन लिखा जाएगा। दोनों का हिंदी एक ही है, माई मतलब ही मेरा, माइन मतलब मेरा। आवर को आवर्स लिखा जाएगा। जब भी अकेले प्रयोग किया जाएगा प्रोनाउन के रूप में तो आवर न लिख के आवर्स लिखेंगे। योर को योर्स लिखा जाता है, हिज को हिज लिखेंगे, इसमें यस लगा हुआ है, दोबारा यस लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर का हर्स लिखा जाएगा, दियर का दियर्स लिखा जाएगा, इट का नहीं लिखेंगे, इट का लिखा जाता है, कहीं कहीं लिखा जाता है, बहुत कम प्रयोग होगा। इन केसों को याद रखेंगे। सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा तो सब्जेक्टिव केस कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होगा तब ऑब्जेक्टिव केस कहा जाएगा। अगर किसी नाउन के आगे प्रयोग होगा तब वह पॉजेसिव
प्रोनाउन कहलाएगा, यानी प्रोनाउन में ही आएगा। ये काम करेगा एडजेक्टिव का, सबको पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे, लेकिन जब ये लगेगा एडजेक्टिव वाला, जब भी किसी नाउन के आगे लिखा जाएगा तब वह विशेषता बताएगा। किसी भी नाउन के आगे इनका प्रयोग कर दिया जाए तो एडजेक्टिव का काम करेगा, और जब अकेले में प्रयोग किया जाए तब पॉजेसिव प्रोनाउन कहा जाएगा। तो ऐसे समझेंगे केस 3 प्रकार के, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। अगर पर्सन की बात करें तो इसमें पर्सन हो जाएगा आई और वी हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। यू सेकेंड पर्सन हो जाएगा। बस इतना समझेंगे, अपने आप को फर्स्ट बताएंगे। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, दोनों का यानी दोनों को फर्स्ट पर्सन बोल देंगे। इसके अलावा जो सामने वाला होगा यू को सेकेंड पर्सन बोल दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी सब थर्ड पर्सन है। ये सब आप लोग पीछे पढ़े भी होंगे अगले क्लास में, पिछले क्लास में। अगले क्लास में तो दिक्कत हो जाएगी, पढ़ के जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो उदाहरण के द्वारा देखा जाए। जैसे में देखा जाए, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। माइन मतलब मेरी, यानी किसी नाम के स्थान, अपने नाम के स्थान पे माइन का प्रयोग किया गया है। ये अकेले में प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको प्रोनाउन कहेंगे, प्रोनाउन। अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, यह है नाउन, और नाउन के आगे प्रयोग होने वाला शब्द कहलाता है एडजेक्टिव। तब ये एडजेक्टिव का काम करेगा। किसी भी नाउन के आगे जब प्रयोग करेंगे तब एडजेक्टिव का काम करेगा, यानी इसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे, इसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे और भी लिखें, दिस स्कूल इज आवर्स। जब अकेले में प्रयोग किया जाएगा तब आवर्स लिखा जाएगा। जब किसी नाउन के आगे प्रयोग किया जाएगा तब सिर्फ आवर रहेगा, माई रहेगा, योर रहेगा, आवर रहेगा, देयर रहेगा। लेकिन जब भी अकेले प्रयोग किया जाएगा प्रोनाउन के रूप में तब योर्स, आवर्स, हर्स, देयर्स ऐसे प्रयोग किया जाएगा। दोनों का हिंदी एक ही होगा। आवर्स मतलब भी हमारा, आवर मतलब भी हमारा। जैसे इसको ऐसे लिख दें, दिस इज आवर स्कूल। तो यहाँ जो आवर लगा है ये नाउन के आगे लगा है, इसलिए एडजेक्टिव का काम करेगा। इसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। जब भी किसी नाउन के आगे प्रयोग होगा तब इसमें यस लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आवर लिखेंगे। इसका भी मतलब हमारा स्कूल, आवर्स मतलब ही होगा हमारा। जब अकेले प्रयोग होगा प्रोनाउन कहलाएगा, और किसी नाउन के आगे प्रयोग होगा तब एडजेक्टिव कहलाएगा। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। इट का प्रयोग देख लिया जाए। जैसे इट इज ए स्मॉल बेबी, यानी इट भी प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। इट का प्रयोग जो है निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं, पशुओं के लिए भी करते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए, मौसमों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मौसम के लिए प्रयोग किया जाए, इट इज हॉट टुडे, इट इज हॉट टुडे, आज गर्मी है। इट का प्रयोग किया गया है, ये इट प्रोनाउन का काम करेगा। जब भी अकेले आएगा प्रोनाउन का काम करेगा, और किसी नाउन के आगे लगा दिया जाता है तब एडजेक्टिव का काम करता है। इस चार्ट को आराम से पढ़ते रहिए, कई बार पढ़िए ताकि याद हो जाए। यानी इसमें नॉमिनेटिव केस दिया है, ऑब्जेक्टिव केस दिया है। नॉमिनेटिव केस को ही सब्जेक्टिव केस कहेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। और इधर ऑब्जेक्टिव केस दिया है, ऑब्जेक्टिव केस याद रखना, ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग होगा तब ऑब्जेक्टिव केस कहा जाएगा। पॉजेसिव केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा और पॉजेसिव प्रोनाउन होगा।
जब भी किसी नाउन के आगे प्रयोग करेंगे तो इनका प्रयोग किया जाता है, और जब भी अकेले प्रयोग किया जाता है तब यस लगा दिया जाता है। जैसे आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, आई का माइन होता है, सिर्फ ये थोड़ा सा बदला हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी में यस लगा हुआ है। जब भी अकेले प्रयोग होगा प्रोनाउन के रूप में तब यस लगा के लिखा जाता है। इन सबको पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। अगला है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें दिस का प्रयोग हुआ, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का प्लूरल होता है दीज और दैट का प्लूरल होता है दोज। यानी एक वचन के लिए दिस का प्रयोग, बहुवचन के लिए दीज का प्रयोग किया जाता है। एक वचन के लिए दैट का प्रयोग, बहुवचन के लिए दोज का प्रयोग किया जाता है। यानी इनको डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, संकेतवाचक सर्वनाम। यानी इनके द्वारा किसी चीज़ को संकेत के द्वारा बताया जाता है। जैसे दिस इज ए बुक लिख दिया जाए, दिस इज ए बुक। ये दिस जो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। यानी हम लोग पढ़े हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन का प्रयोग होता है या तो प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के स्थान पे ये किसी का नाम तो है नहीं, नाम के बदले दिस का प्रयोग किया गया है और संकेत के द्वारा बताया जा रहा है कि यह एक किताब है, तब इसे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। दिस, दैट, दिस, दोज, इन्हीं को याद रखेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। जैसे लिख दिया जाए दोज आर फ्लावर्स। इसमें दोज जो है सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन लिखेंगे या तो प्रोनाउन लिखेंगे। ये नाम तो है नहीं लेकिन नाम के स्थान पे दोज लगा हुआ है, इसलिए इसको प्रोनाउन कहेंगे और ये प्रोनाउन है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए दिस बुक इज माइन। यहाँ पे जो दिस लगा हुआ है ये किसी नाउन के आगे लगा है, इसलिए इसको एडजेक्टिव कहेंगे, ये प्रोनाउन नहीं कहलाएगा। इसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि ये दिस बुक पूरा सब्जेक्ट हो गया। ये बुक के आगे लगा हुआ है और बुक की विशेषता बता रहा है, यानी ये एडजेक्टिव का काम करेगा, इसलिए इसको डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, प्रोनाउन नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये माई किसी के आगे लिख रहे थे तब एडजेक्टिव का काम कर रहा था, अकेले प्रयोग हुआ है तो प्रोनाउन का काम करेगा। ये पर्सनल प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, माइन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पे दिस जो है ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, तभी कहलाएगा जब अकेले प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे देखिए अकेले प्रयोग हुआ है दिस, दोज, ये प्रोनाउन कहलाएंगे। ये नाउन के आगे प्रयोग हुआ है इसलिए इसको एडजेक्टिव कहेंगे, प्रोनाउन नहीं कहा जाएगा। जैसे लिख दिया है दैट बुक इज योर्स। यहाँ पे दैट जो है ये नाउन के आगे लगा है इसलिए यह प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर इसकी बात करें, ये पीछे पढ़े हैं अभी पर्सनल प्रोनाउन में, जब भी इसका प्रयोग अकेले किया जाएगा तो प्रोनाउन कहलाएगा और यस लगा रहेगा। ये प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और दिस दैट को भी बता रहे हैं संकेतवाचक सर्वनाम या डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन इसको डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तभी कहेंगे जब ऐसे लगेगा दैट इज योर बुक। यहाँ पे दैट अकेले जब प्रयोग होगा तब इसे कहेंगे प्रोनाउन, ये कहलाएगा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अकेले रहेगा तभी प्रोनाउन कहेंगे, किसी नाउन के आगे रहेगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा। यानी बस इतना समझेंगे, दिस, दैट, दिस, दोज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। अगला है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसको देखा जाए प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जब भी व्हाट का प्रयोग, हु का प्रयोग, हुम का प्रयोग, विच का प्रयोग, हुज का प्रयोग,
जब भी प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तब उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे में लिख दिया जाए व्हाट इज दिस। यहाँ पे व्हाट जो है सब्जेक्ट के स्थान पे है और बार बार बता रहे हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। ये किसी का नाम नहीं है, इसलिए किसी के नाम के स्थान पे प्रयोग किया गया है, इसको प्रोनाउन कहा जाएगा। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन शब्दों से जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अकेले में रहेगा तभी प्रोनाउन कहलाएगा। जब किसी नाउन के आगे इनका प्रयोग कर दिया जाएगा तब ये एडजेक्टिव कहलाएंगे। ये अकेले है, किसी नाउन के आगे नहीं है, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे और भी उदाहरण देख लें। जैसे देखिए लिखा जाए हु रोट दिस बुक, यानी हु रोट दिस बुक, इस किताब को किसने लिखी। तो हु जो लगा है किसी नाउन के स्थान पे लगा है, यानी किसी का नाम न लेके हु बोल दिया गया है। प्रश्न भी पूछा जा रहा है, ऐसे कह सकते हैं, यानी सब्जेक्ट के स्थान पे हु का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा, या तो नाउन का या तो प्रोनाउन का। इसके बाद से ये तो मेन वर्ब है, और यहाँ पे जो दिस लगा है अभी पीछे पढ़े हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। जब अकेले रहता है तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन जब किसी नाउन के आगे लगता है तो एडजेक्टिव का काम करेगा, ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक, यानी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग जब भी प्रश्न पूछने के लिए करेंगे तब उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अकेले होना चाहिए, किसी भी नाउन के आगे जब इनका प्रयोग करेंगे तब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का बोला जाएगा। जैसे और भी उदाहरण देख लें। व्हाट इज योर फादर, यहाँ पे व्हाट सब्जेक्ट के स्थान पे आया है और अकेले प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको प्रोनाउन कहेंगे। प्रश्नवाचक है इसलिए इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अगर बोल दिया जाए कि व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या हैं, तो पिताजी का कुछ न कुछ नाम होगा, नाम के स्थान पे ही व्हाट का प्रयोग किया गया है, यानी ये प्रश्न पूछने का भी काम कर रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी न किसी चीज़ के बारे में ये बता रहे हैं, जिसको प्रोनाउन कहेंगे। अगला नंबर है इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे प्रोनाउन जिसे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु के बारे में जानकारी न हो उसे ही कहा जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे में नन लिख लिया जाए, नन हो गया, ऑल हो गया, फ्यू, अदर्स, नथिंग, समथिंग, समवन, एनीबॉडी। यानी बहुत सारे शब्द हैं जिनको लिख लिख के प्रयोग करके बताएंगे। ऐसे ये शब्द है जिससे कंफर्म नहीं होगा कि कितने लोग हैं। एग्जाम्पल में देख लिया जाए, somebody has stolen my pen, यानी किसी ने मेरी कलम चुरा ली। कंफर्म नहीं कितने लोग हैं, यानी इससे पता नहीं चलेगा कि कितने व्यक्ति हैं या कितने वस्तु हैं। इसका हिंदी हुआ किसी ने मेरी कलम चुरा ली। ये सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग हुआ है और बार बार बताया जा रहा है सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन का प्रयोग होता है या तो प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो ये किसी का नाम है नहीं, इसका मतलब ये प्रोनाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद से आता है ऑब्जेक्ट और सब कुछ दिया हुआ है, इसलिए ये प्रोनाउन है। और इससे निश्चित नहीं हो रहा है, इसलिए इसको इनडिफिनिट प्रोनाउन कहा जाएगा। और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे सम आर फुलिश, यानी सभी मूर्ख हैं, यानी सभी, किसी का नाम न लेके सिर्फ सभी बोल दिया गया है,
लेकिन इससे निश्चित भी नहीं हो रहा है कि कितने लोगों की बात की जा रही है। और ये सब्जेक्ट के स्थान पे भी है, और सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन लगेगा या तो प्रोनाउन लगेगा, यानी ये प्रोनाउन है और इससे किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसको इनडिफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। अनिश्चित या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कर सकते हैं। जैसे लिख दिया जाए मेनी ऑफ देम, उनमें से बहुत, यानी कह दिया जाए उनमें से अनेक लोग, वर किल्ड, उनमें से अनेक लोग मारे गए। मेनी ऑफ देम वर किल्ड, उनमें से अनेक लोग मारे गए। उनका नाम न लेके मेनी बोल दिया गया है, इसलिए इसको इनडिफिनिट प्रोनाउन कहेंगे क्योंकि इससे निश्चित नहीं हो रहा है और ये सब्जेक्ट के स्थान पे अकेले हैं, तभी इसको प्रोनाउन कहेंगे। किसी नाउन के आगे लिख दिया जाएगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा। और भी देख लिया जाए, जैसे नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, उनमें से कोई नहीं कर रहा है, निश्चित नहीं हो पा रहा है कितने लोग कर, उनमें से कोई नहीं। आर गुड, उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है, यानी ये अकेले प्रयोग हुआ है, ऐसे समझेंगे। आपके बाद देम है, यानी ये अलग कर रहा है इनको, ये अकेले प्रयोग हुआ है इसलिए प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन अगर इन्हीं का प्रयोग किसी नाउन के आगे लिख दिया जाए, जैसे लिख दें सम बॉय, यहाँ पे जो सम लिखा गया है इसको ऐसे लिख दें सम बॉयज, तो ये जो है नाउन और नाउन के आगे प्रयोग हो गया है सम का, इसलिए सम कभी भी प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे मेनी ऑफ देम, ये मेनी अकेले है, अगर लिख दिया जाए मेनी बॉयज, मेनी बॉयज, अगर सेंटेंस एक लिख दिया जाए तो ये जो मेनी लगा है बॉय के आगे लगा है, तो ये विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। ये तभी प्रोनाउन कहलाएगा जब अकेले रहेगा। यहाँ पे ये प्रोनाउन का काम कर रहे हैं क्योंकि इसके आगे कोई भी नाउन नहीं है, यानी ऐसे समझेंगे जब प्रोनाउन के जैसा प्रयोग होता है तो इसको इंडिफिनिट प्रोनाउन कहेंगे, और जब भी किसी नाउन के आगे लग जाता है तब इसको इंडिफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं। अगला है रिलेटिव प्रोनाउन। यह भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसा ही है। जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में प्रश्नवाचक शब्दों को लिखे थे, ऐसे ही रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है प्रश्नवाचक शब्द ही होंगे, लेकिन दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे। यानी दो उपवाक्य अगर दिया गया है तो नाउन का संबंध दोनों से दिखाएगा। जैसे लिख दिया जाए दिस इज द बॉय हु शोड मी ए पिक्चर। अगर यहाँ पर लिखा है दिस इज द बॉय, द बॉय का मतलब वही लड़का, यानी द बताता है लड़के के बारे में कुछ पहले से जानकारी है। अगर यहीं पे लिख दे ए बॉय तब हो जाएगा कोई लड़का, इसका मतलब उस लड़के के बारे में हमें कोई भी जानकारी पहले से नहीं है। इसको बोला जाएगा दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। हु मतलब जिसने, लड़के का नाम न लेके हु का प्रयोग किया गया है। हु प्रोनाउन का काम कर रहा है, लेकिन ये प्रोनाउन प्रश्नवाचक शब्द है तो इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कह सकते थे, लेकिन ये दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, यानी यह वही लड़का है जिसने शोड मी ए पिक्चर, मुझे पिक्चर दिखाया। जैसे और भी उदाहरण देख लें, आई गॉट द पेन विच लास्ट यस्टरडे। आई गॉट ए पेन, आई गॉट द पेन। अगर बोल दिया जाए आई गॉट ए पेन, मैंने कोई कलम पाई, यहाँ पे द लगा है
तब बोला जाएगा कि मैंने वही कलम पाई, यानी पेन के बारे में पहले से पता है तब द का प्रयोग किया जाता है। ए पेन लिख देंगे तब कोई पेन कहलाएगा। आई गाट द पेन, मैंने वही पेन पाई। विच मतलब जिसे, पेन का नाम न लेके प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, किसी नाउन के स्थान पे लगा हुआ है और वाक्यों को जोड़ने का भी काम कर रहा है। तो ये ऐसा प्रोनाउन है जिसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। आई गाट द पेन, मैंने वही पेन पाई। विच जिसे लास्ट यस्टरडे, कल खो दिया था। यानी बस इतना समझेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को ही कह रहे हैं, लेकिन बस उसका काम बीच में यानी कि उपवाक्यों को जोड़ने के लिए काम कर रहा है, इसलिए इसको संबंधवाचक सर्वनाम कह रहे हैं। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको विभाजक वाचक सर्वनाम कहेंगे या विभागवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। यानी विभाजक का मतलब होता है अलग अलग, यानी बांटना। इसमें आ जाएगा ईच, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। इसमें आइदर आ जाएगा, आइदर और नाइदर, इन्हीं को बोला जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी ये प्रत्येक चीज़ के बारे में बताएंगे। ईच का मतलब प्रत्येक, एक ईच का मतलब ये होता है प्रत्येक। आइदर का मतलब होगा या तो ये या तो वो। नाइदर का मतलब होता है न तो ये न तो वो, या ऐसे बोलेंगे। आइदर का मतलब दोनों में से दोनों, नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। यहाँ पे ऐसे प्रयोग किया जाएगा प्रोनाउन के जैसा। ईच का मतलब होगा प्रत्येक। जैसे हम देख लिया जाए, ईच ऑफ द बॉयज, यानी लड़कों में से प्रत्येक कोई, गेट्स ए प्राइज, पुरस्कार पाया। यानी करे ईच ऑफ द बॉय, यानी लड़कों में से प्रत्येक, लड़कों का नाम न लेकर के ईच बोल दिया, यानी सबको बोला जा रहा है, तब इसे कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये अकेले आया है इसीलिए प्रोनाउन कहा जाएगा, लेकिन अगर इसी को डायरेक्ट ऐसे लिख देते ईच बॉय, ईच बॉयज, तब ये एडजेक्टिव कहलाता। जब भी नाउन के आगे लिखेंगे तो एडजेक्टिव कहलाएगा। ये अकेले प्रयोग हुआ है इसीलिए प्रोनाउन कह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ईच ऑफ द बॉय का मतलब लड़कों में से प्रत्येक कोई गेट से प्राइज, पुरस्कार पाया। और भी उदाहरण देख लें, जैसे नाइदर ऑफ द टू हाउसेज इज गुड, इसका मतलब हो जाएगा नाइदर ऑफ द टू हाउसेज, यानी दोनों घरों में से कोई नहीं। नाइदर का मतलब न तो ये न तो वो, इसका मतलब न तो ये न तो वो का मतलब दोनों में से कोई नहीं। और आइदर का मतलब होता है या तो ये या तो वो। आइदर को कह सकते हैं दोनों में से कोई एक, ऐसे ही बोल सकते हैं। यहाँ पे दिया है नाइदर ऑफ टू हाउसेज, यानी दोनों घरों में से कोई भी घर इज गुड, अच्छा नहीं है, ऐसे बोलेंगे। ये नकारात्मक शब्द होता है। दोनों घरों में से कोई भी घर अच्छा नहीं है, ये अकेले प्रयोग हुआ है, किसी नाउन के आगे नहीं लगा है, इसीलिए इसको प्रोनाउन कह रहे हैं। ये प्रत्येक के बारे में बता रहे, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। बस इतना समझेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से जो काम का असर है वह कर्ता पे पड़ता है, जिसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाएगा। एक वचन में सेल्फ का प्रयोग करते हैं और बहुवचन में सेल्वेज का। जैसे माई, माई में अगर सेल्फ लगा दिया जाए तो माई सेल्फ हो जाएगा, इसका मतलब होगा स्वयं या खुद। जैसे हिम, हिम में सेल्फ जोड़ दिया जाए तो हिम सेल्फ हो जाएगा। जैसे हर, हर में सेल्फ जोड़ दिया जाए हर सेल्फ हो जाएगा। जैसे योर, योर में सेल्फ जोड़ दिया जाए योर सेल्फ हो जाएगा। जैसे ओन,
ओन में सेल्फ जोड़ दिया जाए, ओन सेल्फ हो जाएगा। जैसे इट में सेल्फ जोड़ दिया जाए, इट सेल्फ हो जाएगा। यानी ये सब एक वचन है, इसमें सेल्फ जोड़ने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। इसके अलावा कुछ ऐसे ही प्रोनाउन हैं जो बहुवचन में आते हैं, जिनमें सेल्फ नहीं जोड़ेंगे, सेल्वेज जोड़ दिया जाएगा, यानी VES लगा देते हैं। ऐसा हम लोग सिंगुलर प्लूरल में पढ़ चुके हैं। जैसे में लिख दिया जाए देम सेल्फ, SELF। अब जब बहुवचन वाला प्रोनाउन रहेगा तब सेल्फ में यफ को हटा के VES लगा दिया जाएगा, तो हो जाएगा सेल्वेज। देम सेल्वेज ऐसे बन जाएगा। अगर योर लिख दिया जाए तो यहाँ पे जो योर में सेल्फ लगाए, ये एक वचन में भी योर आता है और बहुवचन में भी आता है, तो इसलिए एक वचन के लिए योर सेल्फ लिखेंगे और बहुवचन के लिए योर सेल्वेज लिख दिया जाएगा। जैसे आवर भी बहुवचन में आता है, तो आवर सेल यफ को हटा के VES लगा दिया जाएगा, आवर सेल्वेज। यानी एक वचन में सेल्फ का प्रयोग और बहुवचन में सेल्वेज का प्रयोग ऐसे बनाएंगे। कुल मिला के इतना समझेंगे, ये प्रोनाउन है, इनके लगाने से कर्ता के ऊपर कार्य का प्रभाव पड़ने लगता है, जिसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे में देख लिया जाए, ही पिक्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को पिक किया। यानी इसको हिमसेल्फ का मतलब स्वयं कह सकते हैं, स्वयं को या खुद को। यानी इसका असर किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। उसने अपने आप को, स्वयं को, खुद को क्या किया, पिक किया। यानी ये प्रोनाउन कहलाएगा, लेकिन इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे और भी लिख लें, आई हर्ट माई सेल्फ, जैसे ही के लिए हिमसेल्फ लगाए, आई के लिए माई सेल्फ लगता है, वी के लिए आवर सेल्वेज लगेगा, यू के लिए योर सेल्फ लगेगा, या यू के लिए योर सेल्वेज भी लग सकता है, ओन के लिए ओन सेल्फ लग जाएगा। ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। करे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को हर्ट किया, यानी अपने आप को, कर्ता पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसका हिंदी होगा स्वयं को, अपने आप को, खुद को। यानी इसके काम का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है, इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाएगा। जिसमें सेल्फ लगा हुआ है, समझ जाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगला है इम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको दृढ़तावाचक सर्वनाम कहेंगे या जोरदार वाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं, जिस पे जोर लगा के बोला जाए। जैसे इनका प्रयोग जब किया जाएगा तो इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर्ता पे। अगला है इम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको दृढ़तावाचक सर्वनाम कहेंगे, जिसको जोरदार वाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। यानी ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो सब्जेक्ट पर दबाव डालते हैं। यानी पीछे जो पढ़े हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाता है इम्फेक्टिव प्रोनाउन के रूप में। जैसे पीछे लिखे थे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, चोट पहुंचाया, वैसे ही इसका भी प्रयोग किया जाएगा। लेकिन उसको बाद में लिख रहे थे, इसको डायरेक्ट यानी कह सकते हैं कि क्रिया से पहले ही लिखेंगे। जैसे लिख दिया जाए आई माई सेल्फ डिड इट, इसमें कह रहे कि मैं, माई सेल्फ मतलब स्वयं, खुद, स्वयं। यानी आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने इसे स्वयं किया। स्वयं करने का मतलब कन्फर्म हो गया कि आई डिड इट, मैंने इसे किया, कन्फर्म हो गया कि उसने ही किया। फिर भी ज़बरदस्ती कर रहा है कि खुद, मैंने खुद किया। जब पता चल गया कि मैंने ही किया तो इसमें ज़बरदस्ती खुद लगाने की क्या ज़रूरत है। यानी इसमें जो माई सेल्फ लगा हुआ है इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे, क्योंकि इसका भी प्रभाव कर्ता पड़ रहा है। ये वर्ब से पहले इनका प्रयोग किया जाता है।
जैसे और भी उदाहरण देख लें, जैसे लिख दें देम सेल्वेज, बहुवचन है इसलिए VES लगा दिए। देम सेल्वेज डिड दिस वर्क। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि देम सेल्वेज, वे लोग डिड दिस वर्क, इस काम को किए। अब इसमें देम सेल्वेज जो लगा है ये कह रहा है कि वे लोग खुद के खुद यानी अपने आप, वे लोग स्वयं यानी वे लोग खुद के खुद इस काम को किए। जब पता चल गया कि वे लोग ही काम किए तो उसमें खुद लगाने की क्या ज़रूरत है, इसे ज़बरदस्ती लगाया गया है। इसको दृढ़तावाचक सर्वनाम या इम्फेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। यानी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है इम्फेटिव प्रोनाउन के रूप में। जैसे पीछे कह रहा था मैंने नुकसान पहुंचाया खुद को या अपने आप को, तो मैंने नुकसान पहुंचाया उसमें कन्फर्म नहीं था कि अपने आप को पहुंचाया किसी और को पहुंचाया, लेकिन इसमें तो कन्फर्म है कि आई डिड इट, मैंने इस काम को किया। फिर भी कह रहा है कि मैंने खुद इस काम को किया। जैसे वे लोग इस काम को किए, पता चल गया कि वे लोग किए, फिर इसमें खुद लगाने की क्या ज़रूरत है, ज़बरदस्ती लगा रहा है। यानी वे लोग स्वयं इस काम को किए, पीछे पड़े थे जिसमें इतना ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं था, इसीलिए उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कर रहे थे। और इसको कहा जाएगा दृढ़तावाचक या इम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि इसमें जानबूझ के थोड़ा सा बोला जा रहा है कि वे लोग खुद के खुद इस काम को किए। पता चल गया कि वे लोग ही किए, फिर भी कह रहा है खुद वे लोग किए, मैंने स्वयं इस काम को किया। स्वयं लगाने की क्या ज़रूरत है, जब पता चल गया कि तुमने किया तो खुद लगाने की क्या ज़रूरत है। अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर वाचक सर्वनाम। यानी जब दो दो प्रोनाउन एक ही साथ में प्रयोग किए जाएं, जैसे लिख दिया जाएगा ईच अदर। ये दो प्रोनाउन है जिनको साथ में ही प्रयोग किया जाता है, ईच अदर, और एक होता है वन अनोदर। इसका प्रयोग एक साथ किया जाएगा। इसका ये मतलब हो जाएगा एक दूसरे से, एक दूसरे से, और इसका भी मतलब वही होगा एक दूसरे से। जैसे लिख दिया जाए मोहन एंड श्याम लव्ड ईच अदर। यहाँ पे मोहन एंड श्याम लव्ड ईच अदर, यानी मोहन और श्याम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। बस इसमें ये समझना है कि ईच अदर का जब प्रयोग होता है तो दो के लिए प्रयोग होता है, दो व्यक्तियों के लिए, और जब वन अनोदर का प्रयोग होता है तो दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। ये दो व्यक्तियों के लिए ईच अदर का प्रयोग किया गया है। अगर ऐसे लिख दिया जाए द बॉयज हेल्प्ड, तब लिखा जाएगा वन अनोदर। यानी द बॉयज लड़के हेल्प्ड सहायता किए एक दूसरे की। ईच अदर का मतलब ये होता है एक दूसरे की, और एन अनोदर का मतलब ये होगा एक दूसरे की। ये एक यानी ऐसे समझेंगे, ये सिर्फ दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। दो व्यक्तियों के लिए ईच अदर का प्रयोग, और दो से अधिक के लिए, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए वन अनोदर का प्रयोग किया जाता है, और इन्हीं को कहा जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगला है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मय सूचक सर्वनाम। जैसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़े हैं बिल्कुल वैसे ही है, यानी ऐसा सर्वनाम जिनका प्रयोग विस्मय या आश्चर्य दिखाने के लिए किया जाता है उसको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कर देंगे। जैसे सेंटेंस लिख दिया जाए व्हाट यू डोंट नो आलिया भट्ट, क्या तुम आलिया भट्ट को नहीं जानते। यानी इसमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है और एक्सक्लेमेशन मार्क का भी प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्द को ही कहा जाएगा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन।
जैसे और भी देख लिया जाए, व्हाट यू लास्ट द बेबी, यानी इसमें आश्चर्य को दिखाया जा रहा है और इसमें विस्मय सूचक चिन्ह भी लगाया गया है। यानी ऐसे प्रोनाउन का प्रयोग या ऐसे प्रोनाउन को कहेंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। यानी बस इतना समझेंगे, आश्चर्य दिखाने वाले जो शब्द होते हैं अगर वह सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हैं या पहले लिखे गए हैं तो सब्जेक्ट के स्थान पर या तो नाउन का प्रयोग होता है या तो प्रोनाउन का। ये व्हाट किसी का नाम तो है नहीं, इसका मतलब ये प्रोनाउन है, लेकिन यह एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। प्रश्नवाचक शब्द के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है तो वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही लिखा जाता है, यानी इसको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहा जाएगा। अगर सेंटेंस देखा जाए तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कह सकते हैं। यानी हम लोग 10 प्रकार के प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिए। इसको कई बार पढ़िए, वीडियो को 1-2 बार और देखिए, धीरे धीरे प्रोनाउन के बारे में जानकारी हो जाएगी। एक बार में कोई चीज़ बढ़िया समझ में नहीं आती है, इसलिए बार बार पढ़िए और पढ़ते रहिए। जब तक चीज़ें सही से समझ में ना आ जाए तब तक दोहराते रहिए। धन्यवाद।